नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। तो इसका जवाब है कि भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों अर्थात उत्सवों में जाकर करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। वे किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते थे। तो इस प्रकार से वो विभिन्न जलसों में जाकर करते थे और किसानों के संदर्भ में वो बातें करते थे, किसानों से बात करते थे। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन कौन सा प्रश्न बार बार किया करते थे। तो इसका जवाब है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार किया करते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है, भारत माता कौन है, वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव की, ज़िले की, सूबे की या फिर पूरे हिंदुस्तान की। तो इस प्रकार से ये प्रश्न किया करते थे पंडित नेहरू जी। अगला प्रश्न है कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। तो दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के नगरों से परिचित थे। तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे, इसलिए दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आगे बचा भी है इसका, कि उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने जंग या धाव में विदेशी नौकरियां की थी और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। तो इन सभी जानकारियों की वजह से उनको बताना आसान था दुनिया के बारे में। अगला प्रश्न है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। इसका जवाब है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ समझते थे। वो समझते थे कि भारत की धरती। तो किसान जो है वो सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे, भारत की धरती। अगला प्रश्न है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा, क्या विचारधारा थी। तो इसका जवाब है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग सब भारत माता के अवयव हैं अर्थात अंग हैं। इन सब के योग का नाम ही भारत माता है। तो ये सब जो मिले हुए हैं, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, इस संपूर्ण धरती पर जो मिले हुए हैं, ये सभी क्या है, भारत माता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसका जवाब है कि आज़ादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। समस्याएं हैं कि गरीबी और कर्जदारी से सामना करना पड़ता था। पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा ज़्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या का सामना करना पड़ता था कि पूंजीपति, जमींदार और महाजन उनको कर्ज देते थे और अधिक धन लूट लिया करते थे उनको। पुलिस के अत्याचार की समस्या का सामना करना पड़ता था और लगान की समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार से आज़ादी से पूर्व इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता था किसानों को। अगला प्रश्न है कि आज़ादी से पहले
भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? ये चर्चा करके बताना है। तो इसका जवाब है कि आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे कि देश की गरीबी को दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना, किसानों की जो जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का अंत कर देना, देश में औद्योगिक क्रांति लाना, भारत की चहुमुखी उन्नति करना। नेहरू जी के ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इनको पूरा करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विकास को लेकर आप क्या सपना देखते हैं? ये अपने सुविवेक से आप उत्तर लिख सकते हैं कि भारत के विकास को लेकर मैं ये सपने देखता हूँ कि सभी शिक्षित हो, देश में औद्योगिक, तकनीकी तथा कृषि विकास हो, भारत विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। तो ये देश के संदर्भ में स्वप्न है। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? बताइए। ये भी आप सुविवेक से लिख सकते हैं कि मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना निम्नलिखित है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, हरी भरी धरती, नदी, पर्वत, जंगल, पशु पक्षी, यहाँ के अरबों लोग, यहाँ की परंपराएं, साहित्य आदि। तो ये हिंदुस्तान की या भारत माता की संकल्पना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? चर्चा करके लिखना है। इसका जवाब है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में परिवर्तन तो आया है, परंतु वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। जितना परिवर्तन की आवश्यकता थी उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पर ही निर्भर होती है। किसान को एक और जहां देश का अन्नदाता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर यह किसान स्वयं का पेट भरने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है और फिर कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है कि उसके सामने आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प या कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वर्तमान परिवेश में किसानों को ऋण बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कर्ज, परंतु फसल बर्बाद होने पर कर्ज की भरपाई या उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसका अभी तक कोई प्रावधान किसानों के पास नहीं है और न ही सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम ही उठा रही है। अतः वर्तमान में भी किसानों का जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं माना जा सकता है। कि परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं हुआ है कि किसानों का जीवन सुख में हो सके। अगला प्रश्न है कि आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे। किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें कि किस संदर्भ में दिए गए थे नारे। तो आप स्वयं भी छांट कर लिख सकते हैं इनके अतिरिक्त। तो नारा है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का यह मूल मंत्र था, वंदे मातरम। दूसरा नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। सशस्त्र क्रांति का आह्वान था ये, कि सशस्त्र क्रांति के आह्वान के लिए यह नारा दिया जाता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, तो यह जो नारा है ये समग्र नारा था क्रांति को बढ़ावा देने हेतु। क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा
लगाया जाता था। नेक्स्ट है अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो देश की आज़ादी के लिए यह नारा समग्र रूप से व्यापक था, बोला जाता था। करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए, स्वतंत्रता का बिगुल बजाने के लिए। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। तो यह है दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था अंग्रेज़ों को सत्ता से बाहर करने के लिए, अर्थात जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह नारा दिया था। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो यह लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए। नेक्स्ट है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये दिया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने राष्ट्रीय एकता हेतु, राष्ट्रीय एकता कायम करने हेतु यह नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नेक्स्ट है स्वदेशी अपनाओ। तो यह नारा दिया था एनी बेसेंट ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए एनी बेसेंट ने नारा दिया स्वदेशी अपनाओ। अगला प्रश्न भाषा से संबंधित है। प्रथम प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। जैसे ये है दक्षिण, दक्षिण, इसका दक्षिण होगा, पश्चिम का पश्चिम, पश्चिम होगा, यक्सा एक जैसा, एक जुज एक अंश, ढड्डे का अर्थ होता है बोझ। तो इसका उत्तर दिया हुआ है। दक्षिण से तात्पर्य है कि दक्षिण प्रांत, और दक्षिण प्रांत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आते हैं। और पश्चिम का अर्थ होता है पश्चिम प्रांत या पश्चिमी प्रांत, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। यक्सा का अर्थ है एक जैसा, और एक जुज, ये उर्दू का शब्द है जुज, अर्थात अंश होता है, भाग, हिस्सा। तो एक अंश या एक हिस्सा। और ठड्डे का अर्थ होता है बोझ, ये आंचलिक भाषा है। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। जिसमें दिया है आज़ादी, आज़ाद, चमक, चमकीला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, विदेश, विदेशी, सरकार, सरकारी, यात्रा, यात्री, पुराण, पौराणिक, और भारत का भारतीय। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। आज़ाद का हो जाएगा आज़ादी। ये संज्ञा शब्द दिए हुए हैं सारे के सारे, जिसमें इनको विशेषण में परिवर्तन करना है। तो आज़ाद का आज़ादी हो जाएगा, चमक का चमकीला हो जाएगा, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हो जाएगा, विदेश का विदेशी हो जाएगा, सरकार का सरकारी हो जाएगा, यात्रा का यात्री हो जाएगा, पुराण का पौराणिक हो जाएगा, और भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय। तो इस प्रकार से इस संज्ञा के विशेषण शब्द दिए गए थे। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ यह अध्याय भी पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।